हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की लोकेशन और जो माउंटेन रेंजेस हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो ये सीरीज़ होने वाली है। अगर आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया तो हम इसको सीरीज़ की तरह बना देंगे, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जेई में हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं और हम उसको बनाकर पूरा तैयार कर देते हैं तो आई कंसिडर कि 2-3 क्वेश्चन आपके हर साल ऐसा ठीक हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को इस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो ये जेईई नाटा दोनों एग्जाम के लिए, और बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आते ही हैं। और अगर आप मान लीजिए तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो पता होना जरूरी है कि अपना इंडिया कहाँ से कहाँ तक है। बहुत बेसिक नॉलेज है, कहीं से भी आपसे बात पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, गोवा के अंदर आपको बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसका कौन से फेस होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, जब तक आप इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो कैसे बताएंगे आप, है ना। इंडिया की बेसिक लोकेशन पता होनी चाहिए, जैसे अरेबियन सी वेस्ट साइड में। कि रॉबर्ट्स के बारे में पूछा गया था, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, तो ये बात की गई थी। फिर पूछा गया था गारो खासू जयंती जो रेंजेस हैं ये कहाँ पर हैं। तो ये तो पता नहीं क्यों है, हर साल क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। तो आपको नहीं आता है तो जरूर पता कर लो। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, गारो खासी जयंती जो रेंजेस है कहाँ पर है देख लेना। वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर लास्ट ईयर पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी सेम चीज पूछी गई थी। लोकतक कहाँ पर है इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारा का सारा जो मैंने प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ ये आपकी एनसीईआरटी से ही है। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी की हुई है, 11th क्लास की है आई गेस, अगर आपने सही से पढ़ी हुई है तो वीडियो को स्किप कर दो, टाइम बचा सकते हो। बाकी पढ़ना है के लिए तो सीखने को ही मिलेगा मेरी वीडियोस में, ठीक है। तो मैं ज्योग्राफी को पहले काफ़ी पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ाई नहीं है। लेकिन मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है ही ज्योग्राफी का, बट आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा फैक्ट्स ना हो आपके लिए। देखो, जो इंडिया है हम उसको दो पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं दिस इज अवर मेनलैंड इंडिया, जो हमारा जो मेनलैंड है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इंडिया के जो अंडमान निकोबार हैं ये भी तो हैं। तो इंडिया का जो एक्सटेंड है, यहाँ से हम कश्मीर से देखते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो नॉर्थ कहाँ पर है अपना, कश्मीर में, और साउथ कहाँ पर है आपका कन्याकुमारी में। लेकिन आप याद रखना, ये मेनलैंड इंडिया की बाउंड्री है। साउदर्न पॉइंट जो साउदर्न एक्सट्रीम पॉइंट है कन्याकुमारी, इट्स अ मेनलैंड इंडिया। अब यहाँ पर जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, शायद लिखा नहीं है, इंदिरा पॉइंट यहाँ, ठीक है। सो आप यहाँ देखेंगे जैसे कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट, आपको यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट जो है अंडमान निकोबार का, तो ये मिलेगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप बताएंगे कन्याकुमारी है मेनलैंड इंडिया का, और अंडमान निकोबार के अगर पूरे इंडिया की ओवरऑल बात करें तो इट इज इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सो द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड कश्मीर टू द नॉर्थ, टू द कन्याकुमारी इन द साउथ, एंड अरुणाचल इन द ईस्ट, टू द गुजरात इन द वेस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज अरुणाचल एंड दिस इज गुजरात। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल के तक हमारा इंडिया फैला हुआ है। जो इंडिया का जो एरिया है याद नहीं करना है, लेकिन आपको बताने के लिए 3.8 मिलियन स्क्वायर मीटर का है, जो कि पूरी की पूरी जो हमारी वर्ल्ड है, जो हमारी पूरी अर्थ है, उसका 2.4% है। तो क्लियर हुआ, मतलब हमारा जो इंडिया की जो बाउंड्री है इट इज जस्ट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, टोटल लैंड। लेकिन आप इसमें नोटिस करेंगे कि 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा ये डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है अपना। सिर्फ देखो उसके हिसाब से ना 2.4 होता तो 2-3-4% समझ में आता है, लेकिन 17%, इवन ये तो रिकॉर्डेड है, हो सकता है कि पिछले 1-2 साल में ज्यादा ही हो गया होगा, है ना, ठीक है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम लैंड के बारे में बात करें तो हमारे जो नंबर आता है वो 7वें नंबर पर आता है। सबसे नंबर 1 पर कौन है, द बिगेस्ट वन इज द रशिया, सबसे बड़ा। आप देखा है कहाँ से फैला हुआ है, एशिया यूरोप तक फैला हुआ है पूरा। फिर कनाडा है सेकंड नंबर पर, फिर देन यूएसए, देन चाइना, एंड देन ब्राजील, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भी हमारा कंट्री छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ द लैंड साइज, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं वीडियो के बीच में, आएंगे मुझे याद है। फिर आता है देखो 82 डिग्री एंड 30 जो है 30 डिग्री ईस्ट, this called the prime meridian. So it is a meridian crossing throughout the country from the Mirzapur city of the Uttar Pradesh is taken as the India's standard meridian. मतलब IS जो हम टाइम देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, वो कहाँ से निकला है, वो है आपका 82.3 डिग्री ईस्ट से, और जो कि ये निकलेगा आपका यहाँ पर पड़ता है मिर्जापुर, यहाँ पर कहीं, ठीक है, यूपी। तो ये भी याद रखिए, जो हमारा टाइम जो होता है अकॉर्डिंग, जो हमारा टाइम होता है 82 डिग्री 30 के हिसाब से बनाया जाता है, जो कि 5.5 घंटे प्राइम मेरिडियन से फास्ट चलता है, ठीक है। तो ये 5 and 3 डिग्री, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, तो दिस इज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये अपने इंडिया को रफली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब
कोई बोले कि परफेक्टली डिवाइड करता है, परफेक्टली कैसा करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही ना, लेकिन हाँ इतना मान सकते हैं ये समहाउ ये इंडिया को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेना, अगर पूछा गया है कि रफली तो हम बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 होता है, जो पासिस थ्रू गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये भी इंपॉर्टेंट जीके है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नाटा नहीं या जे ने नहीं पूछा है, लेकिन बहुत बेसिक जीके क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडियन जो मेरिडियन है वो कहाँ से पास होती है, तो उसके लिए आप देखिए कि यूपी से पास होता है, एमपी से पास होता है, और छत्तीसगढ़ से पास होता है, उड़ीसा से और आंध्रा। यस, तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज यूपी एंड दिस इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक और है यार, उड़ीसा से पास होता है, मतलब यहाँ थोड़ा सा पास होगा, ये उड़ीसा भी कब जाएगा, एंड दिस इज आंध्रा। ठीक है, तो 5 स्टेट से अपना इंडिया के 5 स्टेट से प्राइमरी जो इंडियन है टाइम स्टैंडर्ड पास होती है, इंडियन मेरिडियन। फिर हम बात करें, इंडिया हैज प्रोवाइडेड द कंट्री विद अ कोस्ट लाइन ऑफ 61,000 किलोमीटर। तो समझ सकते हैं अगर हम इतनी लैंड की बात कर रहे हैं तो ये कितनी है, 61 है यहाँ तक। ठीक है, लेकिन अगर हम दिस फॉर द मेन लैंड, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ये भी तो काउंट होंगे, फिर लक्षद्वीप भी काउंट होंगे, तो ये हो जाएगी 75,000 किलोमीटर। ठीक है, इज द एंटायर ज्योग्राफिकल कोस्ट इन द मेनलैंड, आइलैंड एंड निकोबार को हम कंसिडर करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पोटेंशियल है इंडिया में। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया। तो ये पूरा क्या है, ये अपना एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके साउथ के सेंट्रल में हम यहाँ लोकेटेड है, तो जिसके ये क्या है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। जैसे नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, साउथ इंडिया बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे तो जो वेस्ट में क्या है अरेबियन सी है, और ईस्ट में क्या है बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर पेनिनसुला बनाती है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लैंडमास जो 3 डायरेक्शन से पानी से घिरा हुआ है, 4 से घिरा होगा तो ये बन जाएगा आपका आइलैंड। ठीक है, सो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी है। इंडिया शेयर्स इज इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब बोलेंगे अफगानिस्तान, हाँ अफगानिस्तान से भी ऑफिशियल मैप जो है अपना, जो इंडिया का जो अखंड भारत वर्ड बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि अखंड भारत में तो बहुत कुछ आ जाता है, यहाँ से लेकर सब आ जाता है, लेकिन जो इंडिया का जो ऑफिशियल मैप है उसके अंदर आपका जो यहाँ पर है, ये एक्चुअली ये पूरा ध्यान नहीं होता तो मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये अफगानिस्तान से भी ये टच करता है। ऑफिशियल मैप हम एक्चुअली ऑफिशियली अफगानिस्तान से लगभग 116 किलोमीटर का हमारा बाउंड्री है, हम करते हैं टच। वो वाली बात अलग है कि पाकिस्तान ने कब्जा रखा हो, चाइना ले रखा है, तो आज इंडिया ऐसा देखने में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप कोई पूछेगा अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर टच होता है ना, एज ए इंडियन हम लोग हमेशा बोलेंगे, बिकॉज वी बिलीव कि हमारा जो ऑफिशियल मैप है वही हमारा इंडिया है, और है भी। ठीक है, पाकिस्तान से भी है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान क्या है, नॉर्थ वेस्ट से टच करते हैं। चाइना और जो तिब्बत तो ये हुआ करता था, लेकिन चाइना बोल रहा है तिब्बत मेरा ही है, तो चाइना मान लेते हैं। ठीक है, नेपाल भूटान इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश जो है आपके, बांग्लादेश ये है, म्यांमार यहाँ पर है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ भूटान है, ये चाइना है। ठीक है, यहाँ पर टच करता है। 2 कंट्री और भी हैं जिसमें श्रीलंका और मालदीव्स भी है। यहाँ पर मालदीव इक्वेटर, मालदीव का यहाँ पर आएगा, एक्चुअली दिस इज इक्वेटर लाइन, तो मालदीव के सेंटर से इक्वेटर पास होता है। ठीक है, सो आइलैंड कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड द मालदीव्स आर इंडियाज नेबर अक्रॉस द सी। ये भले ही हम बाउंड्री टच नहीं करते हैं, लेकिन है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन लोकेटेड ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर साउदर्न कोस्ट की इधर की तरफ है, इन साउथ एशिया, एंड इट इज बॉर्डर बाय द इंडियन ओशन। तो चारों तरफ देखेंगे दिस इज इंडियन ओशन। ठीक है, ये अकेला ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर बना है, मतलब पैसिफिक ओशन, पैसिफिक इज नॉट अ कंट्री, अटलांटिक इज नॉट अ कंट्री, बट इंडियन ओशन, इंडिया इज अ कंट्री। ठीक है, इंडियन श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय द थिन बॉर्डर बॉडी, जिसको बोलते हैं पाक स्टेट। तो ये जो है ये पाक स्टेट के अंदर बात है। रामेश्वरम जो है, अब्दुल कलाम जी जो थे रामेश्वरम आइलैंड से ही बिलोंग करते थे, सो यहाँ पर है। ठीक है, राम सेतु की बाजू चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है, दिस इज कॉल्ड द गल्फ ऑफ मन्नार। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिए। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ मिलेगा आपको, इट इज नॉट मुन्नार, इट इज मन्नार, MANNAR। सो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर मिलेगा आपको, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ बनती है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। एडम्स ब्रिज या राम सेतु ब्रिज जो है यहाँ की बात की जा रही है। एक्चुअली ये बोला जाता है कि यहाँ जितने भी, अगर हम यहाँ से केरला से हमें चेन्नई को सामान भेजना है तो हमें इतना ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये बोला जाता है कि हम क्यों ना इसको बना दे, लेकिन इसके पीछे भी कई सारे रीजन, इकोलॉजिकल एंड सम सोशल रीजंस भी हैं, मतलब लोगों की मान्यताएं हैं कि राम सेतु को डैमेज नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो कुछ क्वेश्चन है। पहला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। ये क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखना चाहता हूँ। जो बच्चे कमेंट करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको, मुझे इसलिए मैं उनको करेक्ट इनको रेस्पॉन्स भी देता हूँ कि एटलीस्ट बच्चे सीरियस हैं, वो पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, दोगे तो आपका जो क्वेश्चन हमने जवाब दे दिया है, नहीं भी आता है ट्राई करो, सर्च करो गूगल पे जाकर, तब लिख के कोशिश करो, क्योंकि दोबारा कभी नहीं भूलोगे। फिर आता विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जर इन एरिया देन इंडिया। कौन सी है? तो चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, ईरान। सो ऑफकोर्स सभी पढ़ा था हमने कि चाइना हमसे बड़ा है लैंड में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया था, फिर इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। तो कौन सी है? 82.3 ईस्ट। इसका मतलब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो एज अ कंट्री में पता चल गया। अब एक छोटा सा पार्ट आउट कर लेते हैं। एक्चुअली छोटा पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी वीडियो में कंक्लूड कर दूं, जिससे कि आपका एग्जाम के आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो हम पूरा देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इसमें क्या चीज आती है देखो। इंडियन फिजिकल एस्पेक्ट एज पर द एस्टिमेशन द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब हमारी जो अर्थ है बहुत पुरानी है, 460 मिलियन ईयर्स है, 4.6 बिलियन बोल सकते हैं। देखो दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक जैसे हमारी ये अर्थ है, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारी अर्थ के अंदर से आ रही हैं, इनसाइड फोर्स बोल सकते हैं, उनको बोला जाता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, है ना। द ओरिजिन जो है इट इज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ। धरती के अंदर से कुछ फोर्स आ रही हैं, उनको बोलेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ये क्या काम करती हैं? ये हमारी अर्थ पर लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट का काम करती है। लाइक माउंटेन बना देंगी, प्लेटोज बना देंगी, वोल्केनिक आइलैंड बना देंगी। ये जो लैंडफॉर्म होती हैं बनाती हैं। दूसरी फोर्सेस होती हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, मतलब जैसे रेनफॉल है, कुछ हुआ, ग्रेविटी हो गई, हवा, पानी, ये सब चीजें होती हैं, स्नोफॉल हो गई। ये क्या काम करती हैं? ये हमारी अर्थ पर बाहर से लगती हैं ना, अंदर से तो नहीं लग रही हैं। इसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये क्या काम करती हैं? लैंडफॉर्म को खत्म करने का काम करती हैं। इन दोनों के बीच में जो भी बैलेंस होता है उससे हमारे लैंडफॉर्म बनकर आते हैं। जैसे आज के टाइम के अंदर माउंट हिमालय जो है वो ग्रो कर रहे हैं। क्यों? उसके नीचे जो फोर्स जो आ रही है वो एक्सोजेनेटिक फोर्स से बहुत ज्यादा है, तो ये लग रही है लेकिन ना के बराबर लग रही है। अभी क्या है, ये फोर्स चल रही है तो माउंटेन रेंजेस बनते जा रहे हैं। ठीक है, एक टाइम क्या आएगा जब नीचे से फोर्स लगना बंद हो जाएगी, लेकिन ये फोर्स चलती रहेंगी, फिर ये खत्म कर देंगे। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शिवालिक हैं वो एक तरीके से, सॉरी, अरावली जो है, जो दिल्ली से स्टार्ट होते हैं, राजस्थान, गुजरात तक जाते हैं। एक टाइम पर ये बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब धीमे धीमे एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने लगना बंद हो गए हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ने इसको काटना स्टार्ट कर दिया है आज के टाइम में। ठीक है, सो द एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन गिविंग शेप ऑफ द वेरियस सर्फेसेस एंड सब सर्फेसेस फीचर्स ऑन द अर्थ। अभी देखा हमने। अच्छा, एंडो, ई एन और एक्स, ये दोनों का सेम है, इंटीरियर एक्सटीरियर, इन सितु एक्स सितु, है ना, दोनों का जो प्रीफिक्स है सेम है ये। The theories of the plate tectonics define the formation of the physical aspect of the earth। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई है जब हम पता नहीं था कि अर्थ में जो कॉन्टेंट्स कैसे बन रहे हैं। कभी पढ़ना है इसको, लेकिन चलो मैं ट्राई करूंगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बताती है कि एक टाइम पर क्या हुआ करता था। ये हमारी अर्थ हुआ करती थी और बीच में क्या था, एक लैंड मास हुआ करता था। सो दिस इज ऑल वाटर। इसको बोल देते हैं कि चारों तरफ पानी पानी है और बीच में जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। एक लैंडमास हुआ करता था प्रॉपर, उसको हम बोलते थे पेंजिया। पेंजिया का मतलब होता है ऑल लैंडमास। ठीक है, मतलब पूरी जो लैंडमास है ऐसा है। और वाटर, ठीक है, इसको बोलते थे पेंथेलासा। ठीक है, सो दिस वाज द पेंथेलासा एंड पेंजिया। तो मिड मेसोजोइक टाइम पहले की बात है, पेंजिया जो था वो पेंथेलासा के बीच में रहता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो पेंजिया है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ पार्ट में और एक साउथ पार्ट में। इसको बोला गया गोंडवाना, इसको बोला गया अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया, और उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बीच में जो होता है पानी भर जाता है, इसको बोलते हैं थेथिस सी, RTETHYS, थेथिस सी। और थेथिस सी का ही रेमिनेंट बोला जाता है मेडिटेरियन सी। आप जो आज जो देखते हैं मेडिटेरियन सी जो है वो थेथिस सी ही है, और वहां पर इतने अर्थ के बार आते रहते हैं। अभी देखा होगा कि अपने टर्की में न्यूज थी। तो ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कई सारे प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो लैंडमास है हिलेगा, मूव करेगा, और अर्थक्वेक की फॉर्म में हमें देखने को, सिस्मिक एक्टिविटी की फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन स्टार्टिंग इट वाज अ पेंजिया, और ये पेंजिया मिड मेसोजोइक पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, या फिर लोरेशिया एंड अंगारा लैंड। ठीक है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
तो ये चीज बताना चाह रहा है, यहाँ को आप पढ़ेंगे। सो इनिशियली ऑल द कॉन्टिनेंट वर यूनाइटेड, जिनको बोला गया ओलैंड मास एंड वाज ऑन द पैंजिया, और जो पानी तरफ चारों तरफ तो उसको बोला गया पैंथेलासा। फिर ये दोनों पार्ट डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद फिर आप जो ये लोरेशिया एंड द गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से साउथ अमेरिका आप देखते हैं, तो इट वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना, देन अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये इक्वेटर हम लोग आज मतलब बहुत साल पहले, मिड मेसोजोइक टाइम पहले की बात है, जो अपना इंडिया है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में था, मतलब जैसे साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, उस जगह पर हम लोग कहीं रहते थे, लेकिन धीमे धीमे मूव करता चला गया। आज हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इट फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया, जो मेन टॉपिक पर आते हैं कि फिजियोग्राफी कैसे काम करती है। फिजियोग्राफी का मतलब होता है इज ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर, कि किसी भी एरिया का जो आउटकम है उसका स्ट्रक्चर क्या आउटकम क्या है, स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगता है, उसका प्रोसेस क्या हुआ है और उसकी डेवलपमेंट क्या हुई है, कि आज माउंटेन रेंज बढ़ रहे हैं, यूथ फेज में है या फिर मैच्योर फेज में या फिर खत्म होने वाली फेज में है। जैसे रिवर के 3 फेजेस होते हैं, यूथ, मैच्योर एंड सिनाइन, ऐसे कौन से स्टेजेस में है। सो द लैंड ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट डाइवर्सिटी इन फिजिकल फीचर्स। द नॉर्थ इज हैविंग द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द रग टॉपोग्राफी कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द माउंटेन रेंजेस। आप देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर आपको बहुत सारे माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाएंगे विद वेरिड पिक। यहाँ पिक्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, माउंटेन पिक्स हैं, इसके अंदर काराकोरम में केटू है, कई सारी चीजें आती हैं। ब्यूटीफुल वैलीज देखने को मिलेंगे, डीप गॉर्जेस देखने को मिलेंगे। साउथ में क्या है, साउथर्न कंसिडर द स्टेबल लैंड, जो साउथर्न वाला पार्ट है ये काफी स्टेबल है, ये ज्यादा मूव नहीं करता है, एंड लैंड विद हाईली डिसेक्टेड प्लेटूज, डेनोडेटेड रॉक्स एंड डेवलप्ड सीरीज। इसलिए साउथर्न पार्ट के अंदर आपको अर्थक्वेक देखने को कम मिलेंगे, ये ना के बराबर मिलेंगे। In between these are two lies in the vast north and Indian plain. Based on the macro division, India can be divided into the following physiographic divisions. तो अगर हम चाहें तो इंडिया को हम लोग 5-6 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी फिजियोग्राफिक डिविजन्स। पहला क्या हो सकता है, द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। हम पहले लिख सकते हैं कि हम उसको पढ़ सकते हैं इस वाले पार्ट में, कि जो ये वाला पार्ट है ये नॉर्थ है, नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, ये माउंटेन रेंजेस को हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में, ये डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम पढ़ सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन, जो ये वाले प्लेन्स आए हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है और यहाँ पर ये गंगा यमुना रिवर का जो है यहाँ पर जाते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ेंगे। फिर आता है पेनिनसुलर प्लेटू, जो ये वाला पार्ट है ये पेनिनसुलर प्लेटू है, दिस इज पेनिनसुलर प्लेटू। फिर इंडियन डेजर्ट, ये हम पढ़ सकते हैं कि जो डेजर्ट वाला पार्ट है। फिर होता है कोस्टल प्लेन्स, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे जो बाउंड, ये हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, इनके जो कोस्टल रीजन है, ये प्लेन्स की तरह काम किया जाता है, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स और दी आइलैंड्स। तो ये अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं, इनको हम लोग ऐसे इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं अपने पढ़ने के हिसाब से। आज की वीडियो के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स पे पढ़ने वाले हैं, और काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। सो द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ द हिमालयस एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल, मतलब हिमालय का रीजन हो गया और ये रीजन हो गया। द हिमालय रेंजेस इंक्लूड द ग्रेटर हिमालयस एंड द मिडिल हिमालयस एंड द शिवालिक रेंजेस। देखो है क्या, अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ आपके लिए, ये जो बने हुए हैं ये ऐसा बने हुए हैं इस तरीके से, मतलब इस तरह से। ये जो चला गया चाइना की तरफ, दिस इज कॉल्ड दी ट्रांस हिमालयस, ये उसको बोल सकते हैं ट्रांस हिमालयस, हिमालयस का अलग वाला। ये है ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस यहाँ पर, और ये हो गया शिवालिक एक्स, ठीक है, शिवालिक्स आ गया। So the Himalaya ranges include the Greater Himalayas, Lesser Himalayas, and the Shivaliks. Based on the relief alignment of the ranges and the other geomorphological features, the Himalayas can be divided into the following subcategories. हम लोग उनको वैसे वैसे डिवाइड कर सकते हैं कि भाई कश्मीर वाले हिमालय डिस्कस कर लिया, ये कश्मीर वाला पार्ट हो गया। फिर हमने क्या करा, हिमाचल उत्तराखंड वाले कर लिया, सो दिस इज गोइंग टू बी हिमाचल एंड उत्तराखंड। फिर दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस को डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हम लोग कोई सारी चीज डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस क्या हैं जो आपको एग्जाम पूछी जा सकती हैं। ये आ गया आपका दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। फिर हो गया अरुणाचल वाला, दिस इज अरुणाचल हिमालयस, और लास्ट में आ गया ईस्टर्न हिल्स माउंटेन, ये वाला। ठीक है, क्लियर है। तो ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। देखते हैं, देखो कश्मीर के अंदर कहां पर होगा, कश्मीर का जो वाला पार्ट है वो दैट्स विल बी कंसीडर्ड एज अ कश्मीर हिमालयस, जिसके अंदर वैसे भी कैसे रेंजेस आती हैं, धौलाधार, पीर पंजल, ये सब, लेकिन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है करेवा फाउंटेन फॉर्मेशंस। करेवा क्या है, देखो एक तरह का ये लैंड डिपॉजिट होता है, मतलब एक तरह की जमीन बोल सकते हैं, इस तरह की होती है देखने में, जहां पर करेवास में क्या होता है, सैफरन की खेती की जाती है, सैफरन का लोकल नाम है वहां पर, तो आप यहाँ देखेंगे दिस इज सैफरन की खेती यहाँ पर की जा रही है, एग्रीकल्चर किया जाता है, जो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, सो करेवास आर द थिक डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद द मोरेन्स। मोरेन्स का मतलब होता है देखो
ये एक ग्लेशियर था, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो बीच में जो छोड़ेगा लास्ट में रेसिड्यू पार्ट छोड़ेगा उसको हम बोलते हैं मोरेन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ द साउथ एशिया, अगर हम बात करें यहाँ पर बोलतोरो है या फिर सियाचिन ग्लेशियर है, ये इसी एरिया में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक जो है, डल लेक कहाँ पर है आपको मिलेगी, श्रीनगर में। वुलर लेक भी आपको वहां पर मिलेगी, दोनों ही फ्रेश वाटर लेक है, मतलब पानी आप पी सकते हो, सोल्ट वाटर नहीं है। सोल्ट वाटर लेक कौन कौन सी है, इसमें पेंगोंग लेक, 3 इडियट्स में आपने देखा होगा, और सोमोरारी। तो ये जो रिवर्स, जो ये लेक्स हैं, ये सोल्ट लेक्स हैं। हिमालयस आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, दे आर ऑल्सो क्लाइमेटिकल ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवीजन। मतलब हिमालय ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ है और डिवाइड कर रहा है, वो तो कर ही रहा है साथ साथ, लेकिन उससे क्लाइमेट बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां की जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो इंडिया में नहीं आ पाती हैं। सो इंडिया भले ही ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर पड़ता है, लेकिन ठंडा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो माउंटेन है वो कोल्ड जो एयर होती है उसको रोक देती है, सब बेहतर काम करती है। ड्रेनेज है बिकॉज देयर आर मेनी रिवर्स विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस एरिया, चाहे वो आप पंजाब की 5 रिवर ले लीजिए, चाहे सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, फिर इवन गंगा का भी है, यमुनोत्री, ये सब गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र कहीं ना कहीं इसी रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। और कल्चर डिफरेंस में देखने को मिलता है, अगर आप देखें इंडिया का कल्चर बहुत डिफरेंट है, जबकि आप वहां चले जाएंगे तिब्बत, चाइना की तरफ, काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। द सम फेमस प्लेसेस इन पिलग्रिमेज आर, वैष्णो देवी है, आपने यात्रा का सोचा भी होगा, गए भी होंगे, अमरनाथ केव है, और चरारे शरीफ भी आपको यहाँ पर पिलग्रिमेज सेंटर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस में। सो इंपोर्टेंट हिल स्टेशन, ये कौन सा एरिया हो जाएगा, हिमाचल वाला, और उत्तराखंड का जो एरिया है वहां पर जो हिल्स आपको देखने को मिलेंगे उस पार्ट को डिवीजन हम कर सकते हैं। इंपोर्टेंट हिल स्टेशन सच एज धर्मशाला है, मसूरी है, शिमला है, कसौनी है, और द कंटोनमेंट एरिया, मतलब कंटोनमेंट मतलब जहां पर छावनी हिंदी में बोलते हैं, जहां पर आर्मी की पोस्टिंग होती है, आर्मी रहती है। सो शिमला हो गया, मसूरी है, कसौनी है, अल्मोड़ा है, लैंसडाउन है, एंड रानीखेत है। वैली फ्लावर्स जो है ये है देखने में, तो एक घाटी है, फूलों की घाटी, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, जोशीमठ के पास में है। और ये जोशीमठ वाला रीजन न्यूज में था, जमीन है ना वो सेव कर धंस रही थी, तो इसलिए देखना। और वैली ऑफ जो फ्लावर है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो दिस इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसको याद करना इंपॉर्टेंट है। द प्लेसेस ऑफ द पिलग्रिमेज सच एज गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और ऑल्सो situated in this part. Clear? फिर आता दार्जिलिंग एंड सिक्किम, तो वो वाला पार्ट है, दिस इज ये है, दिस इज भूटान, दिस इज नेपाल, तो जो ये वाला पार्ट है सिक्किम और दार्जिलिंग वाला पार्ट है, यहाँ पर दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमालय, दे आर फ्लैंक्ड बाय द नेपाल हिमालयस इन द वेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज नेपाल और दिस इज भूटान, तो भूटान और नेपाल के बीच में है, वेस्ट एंड द भूटान इन द ईस्ट। इट इज अ रीजन ऑफ द हाई माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजंगा एंड डी वैलीज। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हाई पीक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कंचनजंगा ये है, दिस इज कंचनजंगा। अच्छा, कंचनजंगा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो सबसे बड़ी पीक कौन सी है इस पूरे रीजन की, माउंट एवरेस्ट, पूरी दुनिया की माउंट एवरेस्ट है ना, लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, वो है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है, तो इंडिया में तो नहीं है वो। ठीक है, इंडिया में क्या है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर आप बोलेंगे K2, और आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑफिशियली K2 हमारे इंडिया का हाईएस्ट पीक है। लेकिन अब देखेंगे जो कश्मीर वाला पार्ट है K2, ये पड़ता है POK, मतलब पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। तो इन द रियल ग्राउंड कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, अभी के लिए कंचनजंगा है, क्योंकि POK पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। इन फ्यूचर कभी ना कभी तो होना ही है ये, तो POK अपने इंडिया वापस आ जाएगा, तो K2 हाईएस्ट पीक हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफिशियली, तो आपको K2 ही बोलना है कि K2 इज द हाईएस्ट, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, द ब्रिटिश, अब यहाँ पर एक देखेंगे कि द ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे हमारे जब वो टाइम में, हमसे बहुत पहले, मतलब हमारे टाइम में क्या, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द फिजिकल कंडीशंस सच एज मॉडरेट स्लोप। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर क्या है कि माउंटेन रेंजेस है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये मॉडरेट स्लोप है, थिक सोइल कवर है। यहाँ की जो सोइल है वो काफी थिक है, मतलब पहाड़ों में जाकर देखने को मिलेगी थिन सोइल मिलती है, क्यों, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो रुकती नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्लोप जो है थिक है, सोइल का स्लोप जो है मॉडरेट है, थिक सोइल कवर है, एंड हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, यहाँ पर ऑर्गेनिक मतलब फर्टाइल सोइल है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और बारिश लगातार होती रहती है, ऐसा नहीं है कि 3 महीने होगी, अच्छी खासी रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। और माइल्ड विंटर से ठंड भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, तो ये परफेक्ट कंडीशन है टी प्लांटेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको टी प्लांटेशन भी देखने को मिलेगी। टी प्लांटेशन मतलब इस तरह से,
यहाँ पर बहुत बड़े एरियाज में टी की खेती की जाती है। फिर जो चीप लेबर होती है उनको हायर किया जाता है 100 रुपये 200 रुपये डे के हिसाब से, और उसको ध्यान रखते हैं। ठीक है। सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयज आर ऑल्सो नोन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी एंड द रिच फ्लोरा एंड फौना, पर्टिकुलर वेस्ट टाइप ऑफ द ऑर्चिड्स। ठीक है। सिक्किम फ्लोर और दार्जिलिंग टी का नाम सुना भी होगा, ये पहली जीआई थी, जीआई टैग मिला था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है ऐसे प्रोडक्ट को जो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं। मतलब जो अगर आपको बोला गया है कि दार्जिलिंग टी है, तो दार्जिलिंग टी का मतलब ये नहीं कि आपने पौधा उठाया आप कहीं भी उसको उगा दिया, नहीं। दार्जिलिंग टी का नाम तभी आप लगा सकते हैं जब वो प्लांट भी वहां का ही हो, और जो उसकी जो डेवलपमेंट हुआ है, जो उसके नर्चर हुआ है, वो भी आपको दार्जिलिंग में होना चाहिए। उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग बोलते हैं। तो दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट जीआई टैग। ठीक है। थोड़ा ओवर तो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेंगे। अरुणाचल हिमालयस के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा होगा, ये आपका इधर वाला पार्ट है। So this is Arunachal Himalayas. So these ranges are dissected by the fast flowing rivers. तो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारी रिवर्स आती हैं, इस तरह से काम करती हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ में फॉर्मिंग डीप गोजेस बनाती हैं, और यहाँ पर क्योंकि हेयर जो हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही पानी फ्लो करता है, गिरता है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द अरुणाचल हिमालयस इज द न्यूमेरिकल एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज। यहाँ बहुत सारी छोटी ट्राइब्स रहती हैं इनहेबिटिंग इन दिस एरिया। सम ऑफ द प्रोमिनेंट वन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर मोनपा, अबोर, मिशमी, नीशी एंड नागास। ये सब ट्राइब के नाम है, और ये माउंटेन के नाम भी है। मोस्ट ऑफ दिस कम्युनिटीज प्रैक्टिस झूमिंग कल्चर। मतलब यहाँ झूमिंग का बर्ड होता है, मतलब ये झूमिंग खेती करते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तीनों का मतलब एक ही है, झूमिंग, शिफ्टिंग एंड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए लैंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। एक ने काम करा, 2-3 साल यहाँ पर एग्रीकल्चर किया गया, फिर क्या होगा, जो उसकी जो सोइल होगी वो इनफर्टाइल हो जाएगी, बिकॉज ऐसा है नहीं कि उसमें कुछ फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। फिर क्या करते हैं, आगे कहीं जाते हैं, इस पूरे एरिया में आग लगा देते हैं। आग लगाने से क्या होगा, ये लैंड पूरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ 4-5 साल खेती करेंगे। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक पार्ट से लेकर शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं, या फिर झूमिंग लोकल नेम में भी बोलते हैं। क्लियर है। फिर आता है ईस्टर्न हिल्स में जाके, जो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स में, दीज आर नोन एज डिफरेंट लोकल नेम्स। अगर आप नॉर्थ से देखेंगे, पटकाई बम के नाम से जाना जाता है। नागालैंड में नागा हिल्स के बारे में बात करेंगे। मणिपुर मणिपुर के मणिपुर हिल्स होंगी, और मिजोरम के मिजो हिल्स है, और लुसाई हिल्स भी इनको बोला जाता है। मैं इसका अगर बनाऊं तो इस तरह से इनके सबके अलग अलग नाम है। ठीक है। पटकाई बम है, नागा हिल्स है, मणिपुर है, और मिजोरम है। तो They are low hills inhabited by the numerous local tribes groups practice झूम कल्टीवेशन। यहाँ पर भी आपको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, झूमिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। द फिजियोग्राफी ऑफ द मणिपुर इज यूनिक बाय द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज लेक नोन एज अ लकतक लेक। यहाँ पर आपको लोकतक लेक देखने को मिलेगी, और इसको बोलते हैं फ्लोटिंग विलेज बोला जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पानी है, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो एक बार पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, ये हो गया कंचनजंगा जो हमने बात की थी दार्जिलिंग हिल्स में। फिर यहाँ पर आते हैं, तो ये अरुणाचल के माउंटेन्स हैं। फिर यहाँ पर आप देखें पटकाई बम है, फिर नागालैंड नागा हिल्स हैं, फिर मिजोरम के अंदर मिजो हिल्स हैं। फिर आप बोलेंगे लेकिन सर अभी ये तो पर डिस्कस ही नहीं किया, गारो खासी जयंती है मेघालय के अंदर। देखो ये माउंटेन रेंजेस हम लोग बात कर रहे हैं, हिमालयस माउंटेन रेंजेस को डिवीजन किया हम लोगों ने पढ़ा ये पूरा का पूरा एरिया, ये वाला। ये गारो खासी जयंतियाँ जो हैं, ये माउंट हिमालयस के एक्सटेंशन नहीं है। ये क्या है, ये पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। इसीलिए हम लोग इस पार्ट में, इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। गारो खासी जयंतिया मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ये पता होना चाहिए आपको, ये गारो जो मेघालय के जो रेंजेस हैं, ये हिमालय रेंजेस का पार्ट नहीं है। इट इज टोटली सेपरेट पार्ट। ठीक है। लेकिन चलो एग्जाम में आगे पता नेक्स्ट वीडियो आप देखो ना देखो, पढ़ लो। मेघालय क्या है, दिस इज मेघालय। मेघा का मतलब होता है क्लाउड्स, और आलय का मतलब दी लोकेशन। एक ऐसा स्टेट, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर मेघ है, मतलब बादल ही बादल है। क्यों, यहाँ पर आपने माइसन ग्राम देखा, नाम सुना होगा। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है पूरी दुनिया में, माइसन ग्राम में। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, खासी में मिलेगा। इससे पहले कहाँ होती थी, चेरापूंजी में। तो चेरापूंजी माइसन ग्राम पास पास ही, या दूर नहीं है। लेकिन आज के टाइम के अंदर आपके पेरेंट्स होंगे, उनसे पूछना तो चेरापूंजी उनका नाम याद होगा। लेकिन माइसन ग्राम के आपको याद रखना है कि जब क्योंकि चेंज होता रहता है क्लाइमेट,
भाई आज यहाँ होती है, हो सकता है कि 10 साल के बाद आप कहीं और जगह नोटिस करेंगे कि अब तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल इस जगह होती है, बट सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है पूरी दुनिया में, हम बोलेंगे मैसन ग्राम। ये कहाँ पर है आपको, मेघालय में। यहाँ पर 3 हिल्स हैं जिनका नाम है गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। क्यों नाम है इनके, क्योंकि यहाँ पर गारो ट्राइब रहती है, खासी ट्राइब रहती है और जैंतिया ट्राइब रहती है। उन ट्राइब के नाम पर ही रेंजेस पड़े हैं, या फिर उन रेंजेस के नाम पर ही ट्राइब का नाम पड़ा है, मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों के नाम से हिल्स भी हैं और रेंजेस भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चेरापूंजी, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैसन ग्राम जो है, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, अब वो खासी हिल्स में देखने को मिल जाएगा। कभी नोटिस किया है ऐसा, आपके मन में नहीं आता सर ऐसा रेनफॉल यहाँ क्यों होती है सबसे ज़्यादा? देखो होता क्या है कि गारो है, खासी है, जयंती है, ऐसा है। तो ये क्या बनाते हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से। जो क्लाउड्स आते हैं बे ऑफ बंगाल से उठ कर आते हैं, यहाँ से क्लाउड्स आते हैं, तो ये इनको क्योंकि बिकॉज यहाँ से आए बेचारे, यहाँ पर क्या हुआ कि रास्ता ही नहीं है, तो माउंटेन के से ऊपर अपलिफ्टमेंट होना पड़ा। इसको बोलते हैं वर्टिकल अपलिफ्टमेंट। जितना ज़्यादा वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, चाहे वो हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, कहीं पर भी हो। वेस्टर्न घाट में जाकर देखते हैं वहाँ पर रेनफॉल क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर सामने वेस्टर्न घाट जाते हैं, तो एकदम से वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होना पड़ता है, इसलिए आपको वहाँ रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगी। गुजरात में आपने देखा होगा कि वहाँ रेनफॉल तो नहीं होती है, क्योंकि जो ये अरावलीज हैं ये पैरेलल हैं, तो ये इसको रोकते नहीं है। अब क्या होता है, विंड्स आई हैं वो इधर से निकल जाती हैं, इधर से निकल जाती हैं, तो रुकता नहीं है, तो वर्टिकल अपलिफ्टमेंट नहीं होता है। इसलिए आपको गुजरात और राजस्थान काफ़ी ड्राई देखने को मिलेगा। अगर ये रेंजेस आपकी इस तरह से हो जाती ना, तो ये पूरा हरा भरा होता है ये वाला पूरा पार्ट भी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। कभी हम डिस्कस करेंगे अगर होगा तो मुझे बता देना। ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है डिस्कस करना। लेकिन अब पता नहीं मुझे कि आप इसको कैसे अप्रिशिएट करेंगे, पसंद आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, नो आइडिया, आप मुझे बताएंगे। तो क्रॉस सेक्शन क्या देखने को मिलेगा, ये ऐसा कुछ है। देखो यहाँ पर आते गंगा वाला प्लेन है, फिर ऐसे माउंटेन रेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, ये ग्रेटर हिमालयाज हैं, ठीक है। और फिर ये लद्दाख रेंजेस आती हैं, कैलाश रेंजेस हैं, तिब्बतन प्लेटू है। तो इसलिए ये अपना इधर की तरफ है, ये अपना इंडिया इधर है, इधर चाइना है, दिस इज चाइना एंड दिस इज इंडिया। इंडिया में माउंट एवरेस्ट तक जाना बहुत डिफिकल्ट काम है, जबकि चाइना से आना बहुत आसान काम है, क्योंकि इनकी स्लोप है काफ़ी मॉडरेट है। इंडिया में देखो यहाँ पर है, और तो इंडियन आर्मी है जो इस जगह को प्रोटेक्ट कर पा रही है। नहीं तो देखा जाए इन जो लोकेशन है, जो इस तरह से स्लोप्स हैं, ये इंडिया के फेवर में नहीं है, ठीक है। सो थैंक्स टू दी अवर इंडियन आर्मी जो इतनी मेहनत करके प्रोटेक्ट करते हैं। सो आई थिंक आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी लगी होगी, लेकिन ठीक है, पढ़ाने का मन था मेरा और नया टॉपिक था। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके ऊपर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। इंडिया की लोकेशंस कौन कौन से पोर्ट्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नंबर देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, 1-2 वीडियो देखकर नंबर कभी नहीं आ सकते, आप टॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन ऐसी पढ़ाई करनी होती है, फिर जाकर टॉपर्स बनते हैं। टॉपर कभी ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको कि मैंने तो 3 वीडियो देख ली, 10 वीडियो देख ली थी, हो गया था मेरा। नहीं, उसने पूरा साल तैयारी की है, मेहनत की है, तभी वो टॉप कर रहा है, ठीक है। मोटिवेट होना बहुत आसान है, टॉपर बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन ठीक होने के लिए, और गारंटी नहीं है क्वेश्चन ठीक होगा नहीं होगा। लेकिन एक जो टॉपर है उसका माइंडसेट क्या है कि कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा ना, मैं तभी पढ़ लूंगा, लेकिन टॉप करना है, उसके अंदर ये जील होती है। तो अपने अंदर भी ये सब चीज़ें लेकर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए। जब तक आप अपनी हैबिट नहीं बनाएंगे आप नॉलेज लेने की, तो नहीं कर सकते। अच्छा कॉलेज तभी मिलेगा जब मेहनत करोगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बताइए कैसी लगी, बाय बाय, टेक केयर।